हेलो गाइस, वेलकम इन डूअर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस फिर हम लेकर आ गए हैं द हिंदू का एडिटोरियल। एंड गाइस जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो जून 19 2020 फ्राइडे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। गाइस जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो अभी जो लेटेस्ट में यूएन सेक्रेटरी का जो सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्शन हुआ उसी बेस पे ये पूरा एडिटोरियल है। तो इसी एडिटोरियल को आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखो, जो आज की हेडिंग है वो है एट द हाई टेबल। एट दी हाई टेबल। अब देखो ये एट दी हाई टेबल, अगर आप हाई टेबल की केवल बात करें तो हाई टेबल का मतलब होता है जब किसी दैट मीन्स एक ऐसी मेज या टेबल जहाँ पे किसी घर में कोई गेस्ट आया हुआ हो तो वो सारे मिल के बैठ के जो डिनर कर रहे हों, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग जो बैठ के किसी जगह डिनर कर रहे हों, तो इसका मतलब होता है हाई टेबल। तो अब यहाँ पे एट दी हाई टेबल, एट दी हाई टेबल का सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि अब भारत भी एक तरीके से उस जो इम्पोर्टेंस लोगों के बीच में एक तरीके से क्या मेंबर, एक सदस्य हो गया है जो किसी में दैट मीन्स यूएन सेक्रेटरी का एक तरीके से सदस्य बन चुका है। तो इसीलिए इसका जो इस पूरा एडिटोरियल है, इसका जो एडिटोरियल है इसकी जो हेडिंग दी गई है एट द हाई टेबल, यानी अब इम्पोर्टेंट लोगों का भारत भी क्या है, एक सदस्य है। ऑन द इंडियाज जो क्या है, ऑन इंडियाज यूएन सेक्रेटरी काउंसिल विन, जो भारत ने अभी यूएन के सेक्रेटरी काउंसिल का जो इलेक्शन है उसको जीता है। तो गाइस सबसे पहले हम यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको बात करें। इसको अगर हम सिंपल से जो शॉर्ट में बोलते हैं यूएनएससी या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये जो इसकी स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ये मेनली जो हमें विश्व शांति के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आपने इसके पहले देखा होगा कि 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, तो 2 वर्ल्ड दैट मीन्स विश्व युद्ध होने के बाद से जो विश्व में शांति बनाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था कि हम कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, क्योंकि जब वर्ल्ड वार हो रहा तो एक लॉट ऑफ काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर प्रेजेंट टाइम में आप एक बार सपोज करिए कि कहीं युद्ध छिड़ जा रहा है तो अब प्रेजेंट टाइम में इस तरीके के हथियार लोगों के पास प्रेजेंट हो चुके कि उससे पूरी धरती का भी नष्ट हो सकता है। तो यही सारी शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर पीसफुली हम सारा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम फाइटिंग करते हुए सर्वाइव करें, फाइटिंग करते हुए रहें। तो क्योंकि केवल जब भी कोई युद्ध होता है तो एक पर्टिकुलर कंट्री का नुकसान नहीं होता, जो भी उस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रही हैं उन सारे देशों का भी दोनों तरफ से नुकसान होता है। एंड प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कि बहुत सारी कई सारी कंट्रियाँ जो न्यूक्लियर वेपन जिनके पास बना चुकी हैं। अब न्यूक्लियर वेपन जो अभी जापान में 1945 में जो गिराए गए थे, अगर उसका इम्पैक्ट देखिए तो आज भी वहाँ के जो लोगों में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो देखने को मिल सकता है यह मिल रहा है। तो यही सारे बेसिस से कि जो इस तरीके की जो वेपन्स बन चुके हैं, वहीं इन सारे वेपन्स के रिलेटेड में अगर हमें विश्व शांति की ओर चलना चाहिए कि कहीं जो युद्ध है वो कम हो। तो इसी मद्देनज़र रखते हुए जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया था। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंड अगर हम इसके फर्स्ट सेशन की बात करें तो जो यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो गठन तो 24 अक्टूबर 1945 में हो गया था, लेकिन जो इसका फर्स्ट सेशन हुआ था वो 17 जनवरी 1946 में इसका क्या हुआ, फर्स्ट सेशन हुआ, यानी पहली इसकी मीटिंग 1946 में हुई। अगर बात करें इसके जो परमानेंट कंट्रियाँ, क्योंकि जो काउंसिल है, काउंसिल में 2 तरीके के जो मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर्स होते हैं जो इसके टेम्परेरी होते हैं, तो भारत इसका एक तरीके से अस्थायी सदस्य, टेम्परेरी सदस्य है, लेकिन कुछ इसके परमानेंट सदस्य होते हैं। तो इसके 5 परमानेंट सदस्य होते हैं एंड 10 टेम्परेरी यानी अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 सदस्य हैं ये तो ऑलवेज इसके मेंबर्स रहेंगे, लेकिन जो टेम्परेरी कंट्रीज हैं, जो इसके मतलब जो 10 कंट्रीज़ हैं जो इसके अस्थायी सदस्यता ग्रहण करते हैं, वो 2 ईयर्स के जो टाइम पीरियड उनका होता है। तो जो 5 कंट्रीज हैं उनके नाम भी देख लेते हैं। इनमें से देखो, एक तो आपका चाइना होता है, चाइना है, फ्रांस है, ये इसकी परमानेंट कंट्रीज हैं, परमानेंट सदस्य हैं। चाइना, फ्रांस, रसिया, इसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, एंड इसके बाद आपका
ये हो गई चाइना, फ्रांस, रसिया एंड यूके, यूएसए। ये 5 कंट्री हो गई जो इसके क्या है, परमानेंट मेंबर्स हैं। जो ये 10 कंट्रीज हैं, ये इनका जो दैट मीन्स अस्थायी होती हैं इनका। एक अगर आपने सुना हो, जो 5 कंट्री हैं इन्हीं के पास जो इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य के पास एक तरीके से वीटो पावर होती है, जो बहुत सारे उसमें इनका इनको ज़्यादा पावरफुल बना देती है एज कम्पेयर टू टेम्परेरी जो इसके मेंबर्स हैं। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। ये अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, मालूम होगा, तो ये ट्यूटोरियल और बेटर तरीके से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने देख लिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कब इसका गठन, कैसे कैसा रोल है, इसका रोल एंड ये सब देख लिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एडिटोरियल। तो देखिए, इंडिया मस्ट एडॉप्ट वैल्यू बेस्ड पोजीशन। तो क्या कहने का मतलब, इंडिया ने जो ये पोजीशन को या इस स्थान को जो ग्रहण किया है, जो इस स्थान को अडॉप्ट प्राप्त किया है, वो अपनी वैल्यू के आधार पर प्राप्त किया है। वैल्यू दैट मीन्स जो उसकी इस समय इम्पोर्टेंस है और देशों के कंपेरिजन में। तो क्या कहने मतलब कि इंडिया ने जो यह स्थान प्राप्त किया वो अपनी अपने वैल्यू के आधार पर प्राप्त किया है एट द यूएनएससी। कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में जो यह स्थान है, वो भारत अपनी वैल्यू जो उसकी समय प्रेजेंट टाइम में दूसरे कंट्रियों के रिस्पेक्ट में जो इसकी इंपॉर्टेंस है उस आधार पर पाया है। बी द वॉइस ऑफ द वीकर नेशन, और ये हो सकती है आवाज़ किसकी, जो कमज़ोर राष्ट्र हैं। तो कमज़ोर राष्ट्रों की जो हमारा भारत है वो आवाज़ बनेगा, या आवाज़ होगा। आगे गाइस चलते हैं। इंडियाज़ इलेक्शन, जो ये भारत का इलेक्शन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर द कंट्री। तो क्या कहना, जो ये भारत की इलेक्शन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो चुनाव था एज ए परमानेंट मेंबर, जो एक अस्थायी सदस्य का जो चुनाव था, इज सिग्निफिकेंटली डिप्लोमेटिक विक्ट्री। ये भारत की क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो देखा जा रहा है कि ये तो उसकी किस चीज़ की विजय है, उसकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, यानी उसकी कूटनीतिक की विजय हुई है। यहाँ पे कूटनीतिक में दैट मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट की दूसरे कंट्रियों के साथ जो रिलेशंस हैं उन सब के बेसिस से ये पूरी इनकी जीत हुई है फॉर द कंट्री। क्या कहते हैं मतलब कि जो भारत की भी यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो जीत हुई है वो भारत के इस तरीके से देखा जाए कि जो उसकी समय कूटनीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसी के आधार पर उसकी जीत हुई है। which has long been pushing for reforms at a global institution, जो काफ़ी समय से इस चीज़ को दबाव ये पुश किया, जोर दिया जा रहा था कि इसमें रिफॉर्म सुधार किए जाएं, जो हमारा ग्लोबल वैश्विक संस्थान है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन वैश्विक संस्थान है। तो जो काफ़ी भारत जो काफ़ी समय से किस चीज़ का ये यूएनएससी में काफ़ी ज़्यादा जो इस चीज़ में जोर दे रहा था कि इसमें अब सुधार हों। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्हिच है, व्हिच रिलेटिव कंजक्शंस के फॉर्मेट में आया, व्हिच किसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। देखो, इंडिया विक्ट्री ऑफ द कंट्री, ये जो देशों की विजय हुई है, व्हिच हैज़ लॉन्ग बीन पुशिंग, व्हिच कौन, ये भारत के लिए बात हो रही है। यहाँ पे व्हिच किसके साथ रिलेट कर रहा है, इंडिया, भारत, जो एक लंबे समय से इन सब में क्या जोर दे रहा है एट अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, कि जो हमारे वैश्विक संस्थान है उन पे सुधार किए जाए, इन सब चीज़ों में काफ़ी समय से जोर दे रहा है। तो ये उसकी क्या डिप्लोमेटिक तरीके से विजय। तो इसी इंडिया के आधार पे यहाँ पे क्या आया है, सिंगुलर वर्ब आई है। तो जिसके लिए दैट मीन्स जो ये कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन, वो यहाँ दैट मीन्स इंडिया के जस्ट फॉर्म में इंडिया के साथ रिलेट कर रहा है, जो यहाँ का इसके पहले वाले सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट है। द विक्ट्री वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, जो यह विक्ट्री थी ये अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। दैट मीन्स इसकी कहने का मतलब कि उम्मीद नहीं की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड हमें कुछ सरप्राइजिंगली कोई चीज़ मिल गई है, ऐसा ना हो के एज इंडिया वॉज द ओनली कंटेस्ट फॉर द एशिया पैसिफिक सीट। दैट मीन्स क्या कि यह जो विजय है वो ऐसा नहीं कि उम्मीद ना थी, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया, भारत ही केवल इस कंटेस्ट में यानी इस इलेक्शन में अकेले ही खड़ा हुआ था एशिया पैसिफिक सीट से, यानी एशिया पैसिफिक सीट जो थी उसमें इंडिया ही केवल एक दावेदार था। इसलिए भारत के अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो विजय इसमें दैट मीन्स क्या विजय होना कंपलसरी था, कोई और इसके अगेंस्ट में था नहीं, तो ऑब्वियस है उसमें विजयी होना, भारत को ही विजयी होना था।
बट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, लेकिन जो भारत की विदेश नीति है, इस्टेब्लिशमेंट टू नो चांस, लेकिन जो भारत की विदेश नीति है वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी कि हम क्या इलेक्शन में हारें। दैट मीन्स ऐसा कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी एज द इलेक्शन वुड बी डन। जैसा कि इलेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है या इलेक्शन हो चुका, चुनाव हो चुका है बाय सीक्रेट बैलेट एट द यूएन जनरल असेंबली। बाय किसके द्वारा, मतलब सीक्रेट बैलेट, यानी सीक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा ये चुनाव हो चुका है यूएन जनरल असेंबली में। एंड 2/3 ऑफ द वोट वर नीडेड, और जिसके लिए लगभग 2/3 हमें वोट चाहिए होता है। 2/3 अगर हम निकालें तो अप्रॉक्स आता है 129, क्योंकि जो यूएन काउंसिल में जो टोटल मेंबर्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन असेंबली में जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो 193 कंट्रीज़ हैं। तो 193 कंट्रीज़ में हमें अप्रॉक्सीमेट 2/3 में 129 सीट्स चाहिए होता है, तभी भारत जीतता है। बट इंडिया ने कितना सिक्योर किया, बट इंडिया सिक्योर द सीट विथ 184 वोट्स इन 193 स्ट्रॉन्ग जनरल असेंबली। भारत 184 वोट इसमें पाया, जबकि कितने टोटल 193 कंट्रियों में 184 देश भारत के सपोर्ट में थे, यानी 184 वोट्स इंडिया को मिली, जिससे इंडिया की क्या यह जो सीट कंफर्म हो गई असेंबली, जो जनरल असेंबली में थी। एंड मैक्सिको, नॉर्वे एंड आयरलैंड, ये इनको भी याद रखिएगा। इंडिया के साथ साथ और कौन कौन सी कंट्रियाँ इसमें जो यूएन काउंसिल के जो मेंबर्स बन गए इस बार, ये भी अस्थायी सदस्य हैं। तो मैक्सिको, नॉर्वे एंड आयरलैंड, ये भी इस बार क्या विजित हुई, आल्सो इलेक्टेड, चुनी गई हैं ए नॉन परमानेंट मेंबर, अस्थायी सदस्य के रूप में मैक्सिको, नॉर्वे एंड आयरलैंड को भी चुना गया है। व्हाइल, जबकि मैक्सिको ऑन द लैटिन अमेरिकन सीट अनकंटेस्टेड। अब देखिए जो मैक्सिको थी वो कहाँ से विजित हुई, लैटिन अमेरिका सीट से थी, लैटिन अमेरिका सीट से थी जो अनकंटेस्टेड थी, दैट मीन्स निर्दलीय थी, यानी मैक्सिको के अगेंस्ट में भी कोई देश नहीं था, जो कोई भी दावेदार नहीं था। नॉर्वे एंड आयरलैंड, जो नॉर्वे और आयरलैंड वो इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम अ 3-way कंटेस्ट फॉर द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स ग्रुप सीट। तो जो नॉर्वे और आयरलैंड थे ये कौन से सीट से चुने गए हैं, एक तो वेस्टर्न यूरोप जो पश्चिमी यूरोप है, एंड अदर ग्रुप्स के साथ जो मिलकर कुछ सीट बनी है, उन 2 सीटों से नॉर्वे एंड आयरलैंड को चुना गया है। तो ये चीज़ देखिए, भारत कौन सी सीट से गए, इंडिया आपका कौन सी सीट से, एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक सीट से चुना गया है। वहीं पे मैक्सिको की बात करें तो लैटिन अमेरिका सीट से चुना गया है। एंड नॉर्वे एंड आयरलैंड वो वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप जो और दूसरे ग्रुप हैं उनकी सीट से आपका नॉर्वे एंड आयरलैंड जीते हैं, ये चुने गए हैं। कनाडा फेल्ड, जो इसमें कनाडा क्या थी, फेल हो गई है। अब एक चीज़ गाइस और ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्वे, आयरलैंड और कनाडा, ये एक तरीके से इनके बीच में एक तरीके से प्रतिद्वंदित है। ये कनाडा भी, नॉर्वे एंड आयरलैंड, जो 2 सीटों में 3 उम्मीदवार थे, तो 2 सीट थी तो 2 ही लोग चुने जाएंगे, तो नॉर्वे एंड आयरलैंड जीत गए और कनाडा इसमें फेल था। विन इनफ वोट्स, यानी पर्याप्त वोट जो वोट हैं उनको लाने पे कनाडा फेल हो गया इन दिस ग्रुप। यही जो आपके कौन से वेस्टर्न यूरोपियन अदर ग्रुप्स में, नाइदर केन्या, ना ही केन्या और नार जिबूती, तो ना तो केन्या और ना ही जिबूती ये एक देश है जो अफ्रीका में है, अफ्रीकन कंट्री है, जो जस्ट अगर आपको सोमालिया याद हो तो सोमालिया के जस्ट नॉर्थ में जिबूती प्रेजेंट है एंड रेड सी के नीचे, तो रेड सी के जस्ट साउथ में एंड सोमालिया के नॉर्थ में जिबूती कंट्री है जो अफ्रीकन कंट्री है। तो नाइदर केन्या, ना ही केन्या और ना ही जिबूती विच वर कंटेस्टिंग द सीट फ्रॉम अफ्रीका, जो लड़ रहे थे अफ्रीकन सीट से, ओन अ 2/3 मेजॉरिटी, दोनों में से किसी ने भी 2/3 मेजॉरिटी बहुमत नहीं पाया। अब देखो नाइदर नॉर ये निगेटिव होते हैं, इनके साथ कभी भी नॉट नहीं आता, तो नाइदर नॉट ये निगेटिव सेंस में होते हैं। तो क्या कहने मतलब, ना तो केन्या और ना ही जिबूती, जो ना तो केन्या ना जिबूती, जो कहाँ से देखो विच आया हुआ है, विच इन्हीं दोनों के लिए आया है, रिलेटिव
यहाँ पे क्या है, रिलेटिव कंजक्शन है, तो इन्हीं के रिलेट करा, इसी बेस पे यहाँ पे क्या वर्ब आई है। तो यहाँ पे दो कंट्रियाँ हैं, दो के लिए प्लूरल आएगा, तो विच वर, जो कि कंटेस्टिंग द सीट फ्रॉम अफ्रीका, जो लड़ रहे थे, जो उम्मीदवार थे अफ्रीकन सीट्स से, ओन द 2/3 मेजॉरिटी, जो दोनों जीतने में, हासिल करने में, दो तिहाई बहुमत हासिल करने में असफल रहे, ये जिनको दो तिहाई बहुमत नहीं मिला। दे विल फेस अनदर वोट, अब ये लोग फिर से क्या एक दोबारा वोटिंग का सामना करेंगे, ये इनकी दोबारा वोटिंग होगी। दे विल फेस अनदर वोट, या ये हम सिंपल कह दें कि इनका दोबारा से इलेक्शन होगा। इंडिया sought the support, India sought the support of member countries by highlighting its commitment to multilateralism and reforms। तो क्या इंडिया sought आपका V2 होता है, दैट मीन्स पास्ट टेंस होता है, किसका पास्ट होता है, सीक मतलब होता है किसी की शुरुआत, दैट मीन्स प्रारंभ करना या स्टार्टिंग कर देना किसी चीज़ का, या कोई एक, और इसका मतलब होता है चाहना, ठीक है। तो चाइना के सेंस में भी होता है, बट यहाँ पे शुरुआत करना है या जो करेगा। तो इंडिया sought द सपोर्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज, जो भारत सपोर्ट मतलब उनका साथ देगा जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, बाई हाईलाइटिंग, जिनको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करेगा, इट्स कमिटमेंट, जिन्होंने वादा किया है, जो उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, टू द मल्टीलेटरिज्म। मल्टीलेटरिज्म का मतलब जो बहुपक्षी, यानी कई सारे पक्षों पे जब बात की जाए, बहुपक्षी मुद्दों पर बात करना, एंड रिफॉर्म्स, और जो ये इसमें सुधार करने की जरूरत। क्या कहने का मतलब कि भारत इसकी शुरुआत करेगा, शुरुआत किसी चीज़ करेगा कि जो बहुपक्षी हैं, जो बहुपक्षी कमिटमेंट हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, बहुपक्षी वादे किए हैं, और इसमें जो सुधार करने के कमिटमेंट किया है, उन सब बातों पे प्रकाश डालना, हाईलाइट करना, जो उसके सदस्य कंट्रियां हैं उन सब की सहायता करना शुरू करेगा। अहेड ऑफ द वोट, अहेड ऑफ द वोट, जो आगे चुनाव होगा, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन, इंडिया एक कैंपेन चलाएगा, यह कैंपेन लॉन्च करेगा, जो बोकर है, विच हाईलाइटेड, कहाँ पे, एक बोकर है, दैट मीन्स एक मैगजीन या पत्रिका है, तो ठीक है, तो जो छोटी पत्रिका, तो इंडिया एक कैंपेन लॉन्च करेगा बोकारे में, ये एक पत्रिका मैगजीन में प्रकाशित करेगा, कैंपेन लॉन्च करेगा, विच हाईलाइटेड, जो इन सब बातों, विच हाईलाइटेड उनमें क्या प्रमुखता दिखाएगा, ये उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से काम करेगा। इट्स डिमांड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, जो इसकी मांग होगी किस ट्रांसपेरेंसी की, कि हर एक चीज़ क्या प्रॉपरली दिखे, या कोई भी ऐसा ऑब्क्यू जैसे काम ना हो, तो ट्रांसपेरेंसी की मांग करेगी। इन मैंडेट्स फॉर यूएन पीस कीपिंग मिशन एंड पुश फॉर द इंडिया लीड कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड कॉल्ड फॉर जॉइंट एफर्ट्स फॉर द यूएन रिफॉर्म्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। क्या कहने मतलब कि जो इंडिया कैंपेन चलाएगा उसमें हाईलाइटेड करेगा इन सब इशू को, क्या काफ़ी ज़्यादा जोर कर देगा, जो उनकी मांग है, क्या कौन कौन सी मांग है, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, जो यूएन की क्या है पीस मेकिंग पॉलिसी, जो शांति की जो इसकी सिद्धांत है, जो शांति का इसका पूरा मिशन है, उसको हाईलाइट करेगा और उस पर काफ़ी ज़्यादा दैट मीन्स फोकस करेगा, एंड इस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर देगा कि जो कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन है, कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन दैट मीन्स जो उसके बातचीत करे और एक तरीके से सबसे क्या मिलजुल कर उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बात हो, उस पर फोकस हो, डिस्कशन हो ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म, जो वैश्विक ये पूरा आतंकवाद है, उस पर सब लोगों से मिलजुल कर बात करें, कुछ उसमें रूल्स हैं, एंड कॉल्ड फॉर द जॉइंट एफर्ट्स, और सबको एक साथ बुलाया जाएगा। कॉल्ड फॉर ये एक तरीके से फ्रेजल वर्ब होती है, तो कॉल्ड फॉर सबको पुकारा जाएगा, ये सबको बुलाया जाएगा, जॉइंट एफर्ट्स की संयुक्त रूप से उसमें क्या अपना सहयोग दें, फॉर द यूएन रिफॉर्म्स, किसके लिए, यूएन रिफॉर्म्स जो यूनाइटेड नेशन में जो हमें सुधार की ज़रूरत है, तो सबको एक साथ बुलाया जाएगा कि जो यूएन रिफॉर्म्स में उनका सपोर्ट किया जाए, एंड एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाया जाए, या उसके जो कार्य करने का दायरा है उसको क्या एक्सपेंशन किया जाए, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए।
ये पूरा जो इंडिया का है जो कैंपेन चलाएगा उसमें ये सब चीज़ों को क्या वो हाईलाइट करेगा, लोगों के पास पहुंचाएगा या इन सब में वो बात करेगा। अ न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म, जो एक तरीके से न्यू ओरिएंटेशन, जो एक नई नीति या एक नए सिद्धांतों की जो शुरुआत की जाएगी क्या, फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, जो मल्टीलेटरल सिस्टम या बहुपक्षी जो हमारे सिस्टम है उन सब में सुधार की जो ज़रूरत है उसकी क्या यह नीति एक तरीके से नई शुरुआत होगी, इन या नई नीतियों की क्या शुरुआत करेगा कौन, भारत। एज लेड आउट बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर would be India's overall objective during the 2-year tenure that will begin next year। क्या कहना, लेड आउट, उन चीज़ को प्रदर्शित करना है, दिखाया बताया जा रहा है। लेड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, शो करना। तो लेड आउट ये फ्रेजल वर्ब होती है। तो लेड आउट बाय द एक्सटर्नल अफेयर, जो इन सब को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। तो एस जयशंकर इन सब के बारे में बता रहे हैं, या एस जयशंकर के द्वारा इन सब का प्रदर्शन किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। वुड बी इंडिया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो भारत का एक प्रमुख उद्देश्य है ड्यूरिंग द 2 years टेन्योर, जो उसके 2 साल के कार्यकाल का जो इसका मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, दैट विल बिगिन नेक्स्ट ईयर, जो इसका 2 साल का कार्यकाल जो अगले साल चालू होगा, उसके 2 साल का जो कार्यकाल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसे क्या करना है, उन सबको दिखाया जा रहा है हमारे जो मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा। दैट मीन्स एस जयशंकर अपने 2 साल का पूरा एम है, क्या हमें करना है, उन सबको लोगों को दिखा रहे हैं। अब एक चीज़ गाइस ध्यान दीजिएगा, जो ये लेड है LAID, ये ले का V2 होता है, ले का लेड एंड लेड। अब एक और ले होता है, अगर आप लाई याद हो LIE लाई, तो लाई का V2 ले होता है, लाई ले एंड लेन। तो ये चीज़ जरूर ध्यान, यहाँ पे लेड है, लेड दैट मीन्स ले। अब ले यहाँ पे लेड आउट दैट मीन्स इसकी फ्रेजल वर्ब होती हैं। ले समथिंग आउट यानी किसी चीज़ को हमें बाहर शो करना, उसे ले समथिंग आउट कहा जाता है। एक और होती है ले समथिंग ऑन। ले समथिंग ऑन का मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग, किसी को कुछ चीज़ देना। ले समथिंग ऑन प्रोवाइड करना, किसी को कुछ चीज़ देना। और इसके साथ एक और होती है इसकी जो फ्रेजल वर्ब, ले समबडी ऑफ, OFF ऑफ। तो ले, ये सारे ले यही है, ले लेड। तो यहीं पे देखो ले समबडी ऑफ, यानी किसी को हम जो काम दे रहे हैं वो काम क्या रोक दें, यानी किसी को दिया हुआ काम को रोक देना, ले समबडी ऑफ होता है। और एक और आखिरी एक इसकी देख लीजिए, ले समथिंग डाउन, ले समथिंग डाउन। तो ले समथिंग डाउन टू गिव समथिंग एज ए रूल, दैट मीन किसी को नियम के अनुसार अरेंज करना, वो क्या ले समथिंग डाउन कहलाता है। नियम के अनुसार अरेंज करना ले समथिंग डाउन होता है। और एक और छोटी गाइस याद रखिएगा, ले ऑफ अगर सिंपल आ जाए, ले ऑफ LAYOF, यहाँ पर ले समबडी ऑफ था, दैट मीन्स किसी को काम देने से रोक देना। और ले ऑफ आ जाए, ले ऑफ समबडी, ले ऑफ समबडी का मतलब होता है किसी को परेशान करना, अगर कोई किसी को परेशान करना अब वो बंद कर दे, उसे ले ऑफ कहा जाता है। ले ऑफ यानी किसी को परेशान किया जा रहा हो तो उसको अब रोक ऑफ कर दिया, बंद कर दिया जाए, यानी तंग करना अब बंद कर दिया, जो पहले तंग किया जा रहा था। तो ये इस तरीके से ये ले के क्या कुछ फ्रेजल वर्ब है, तो इन सबको भी थोड़ा सा मेमोराइज करिएगा। आगे चलते हैं। तो अचीविंग दिस वुड डिपेंड, यह केवल अचीव पाया जा सकता है, डिपेंड ऑन, ये इस पर निर्भर करता है, जो ये इनका अचीवमेंट है, ये जो ये पाएंगे, ये इस चीज़ में केवल निर्भर करता है ऑन हाउ इंडिया विल कंडक्ट डिप्लोमेसी, कि जो भारत है वो किस तरीके से कूटनीतिज्ञ करती है, किस तरीके से वो अपने कूटनीति को निभाती है इन द ग्लोबल बॉडी, यानी विश्व स्तर पर ये अपनी कूटनीति कैसे दिखा रही है, ये पूरा जो लक्ष्य है वो इसी बात पे निर्भर करता है। बिल्ड अलायंस, और जो किस तरीके से समझौते करती हैं देशों के साथ, राइजेस इशू, किस तरीके से मुद्दों को उठाती है, दैट गो बियॉन्ड, जो कि जा सकता है इंटरेस्ट ऑफ द बिग 5, जो 5 देश हैं
उनके पसंद से बाहर भी जा सकता है, बियॉन्ड द इंटरेस्ट, उनके पसंद से बाहर भी जा सकता है। जो 5 बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिक्स हैं, जो बड़े देश हैं, उनके पसंद से बाहर भी जा सकता है। तो क्या कहने मतलब, जो यह इनका पूरा लक्ष्य है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत की जो कूटनीति क्या है विश्व स्तर पे, और भारत के समझौते और देशों के साथ कैसे हो रहे हैं, और वो भारत जो इन मुद्दों को कैसे उठा रहा है, कि जो मुद्दे हैं वो 5 कंट्रियों के जो पसंद के बाहर जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पे डिपेंड करता है कि वो अपने कितने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, या जो भी उसका टारगेट है उसको कितना फुलफिल करेगा। इट हैज़ आल्सो गॉट इंक्रीजिंग सपोर्ट, इसे साथ में ये भी करना होगा कि गॉट इंक्रीजिंग सपोर्ट, कि वो और ज़्यादा सपोर्टों को बढ़ाए, जो और देश हैं और ज़्यादा देश उसको क्या सपोर्ट को साथ दें, फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज फॉर इट्स पुश फॉर रिफॉर्म्स, कि जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, उन सबको और ज़्यादा जोड़ दें कि इन रिफॉर्म्स में। दैट मीन्स कि जो इसके सदस्य देश हैं उन सबका और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है कि जो इन सुधारों पे क्या और जोड़ दें। बट द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन फिर देखो यही इसी सेंटेंस के बाद फिर बट द 5 परमानेंट मेंबर्स, जो 5 स्थायी सदस्य हैं ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इस सिक्योरिटी काउंसिल के, हैव रजिस्टर्ड दीज अटेम्प्ट्स, इन सारे अटेम्प्ट्स के, इन सारे प्रयासों को क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो दैट मीन्स अगर जो परमानेंट कंट्री हैं, देश हैं, अगर वो जब भी जितने भी मुद्दे अगर उनमें विरोध दिखा रहे हैं और उनके पास एक वीटो पावर, अगर किसी भी मुद्दे पे वो वीटो पावर लगा देते हैं तो वो फिर वहाँ से पास नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह की डिप्लोमेसी, कूटनीति चलानी पड़ेगी, डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी कि जो भी हमारे उसके सदस्य देश हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन सबका सपोर्ट मिले, तभी ये रिफॉर्म्स, ये सुधार हो सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। द कोविड-19 पेंडेमिक, जो ये कोविड-19 महामारी फैली हुई है, ऑलरेडी सेकन मतलब वो तो हिला देना या काफ़ी ज़्यादा झंझोर देना, तो ऑलरेडी सेकन अप जो अंदर से पूरा हिला दिया है, ये भी क्या है, फ्रेजल वर्ब है, सेकन अप। तो अच्छा गाइस एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम ये फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं तो उन्हीं के सेंस के बेसिस में कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस पुट अप कर देते हैं कि वो किस तरीके से, या जो एरर फाइंडिंग करना होता है, तो इसी बेसिस, जैसे अभी हमने जस्ट पीछे बात किया था यहाँ पे लेड की, देखो यहाँ पे एज लेड आउट, अगर यहाँ पे लेड आउट की जगह लेड ऑफ आ जाता तो लेड ऑफ क्या सही होता, तो अगर लेड ऑफ यहाँ पे होता तो ये चीज़ इसका सेंस बनता, लेड ऑफ बाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो लेड ऑफ, जैसे कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो लोगों को तंग करना बंद कर दिया है, क्या ये इसका सही सेंस होता, जो विदेश मंत्री दूसरे देशों को तंग कर रहे थे, नहीं। तो यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन, दैट मीन जो बात के हमारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में एरर का पॉइंट बनता है, इन बेसिस से एरर काफ़ी ज़्यादा आती है। तो आपकी एरर फाइंड आउट करना, केवल ऑफ की जगह आउट ही करना, उस बेसिस से देखिए पूरा एरर। एंड कई बार एग्जाम में ये भी देखा जाता है कि एडिटोरियल से ही डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पुट अप कर देते हैं, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो किस वर्ब के बाद कौन सा वर्ड आएगा, किस दैट में जो कौन सा प्रीपोजिशन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे वर्ब के बाद प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं जिससे हम एक तरीके से फ्रेजल वर्ब कर देते हैं। फ्रेजल वर्ब में हर एक का जो सेंस वर्ब का उसी फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सेकंड मतलब हिलाना होता है, तो यहाँ पे सेकंड अप यानी अंदर से झिझोर दिया, यानी अंदर से पूरा हिला के रख दिया है द ग्लोबल ऑर्डर, विश्व को, एंड दैट मीन्स क्या कि जो महामारी फैली हुई विश्व को अंदर से पूरा हिला दिया है, एंड शार्पेंड द राइवलरी, ठीक है, राइवलरी बिटवीन द यूएस एंड चाइना। तो शार्पेंड मतलब कि धार देना, किस चीज़ को, राइवलरी का मतलब होता है किसी चीज़ में जो प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाए, कंपटीशन। तो राइवलरी बिटवीन, जो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है उसको और ज़्यादा धार देना, यानी कंपटीशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है यूएस एंड चाइना। यूएस एंड चाइना के बीच का जो कंपटीशन उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इट हैज़ आल्सो ओपन अ फ्रेश डिबेट्स, अब ये फिर से शुरुआत हो गई है एक तरीके से डिबेट्स, बहस की, ऑन द स्ट्रेंथिंग मल्टीरिज्म, कि जो हमें किस चीज़ का,
जो बहुपक्षीय बातें हैं एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जो बहुपक्षीय जो संस्थाएं हैं उन सबको और ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, कि जो इस तरीके से यूएस और चाइना के बीच में जो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट या कंपटीशन शुरुआत हो गई है, इन सब से लग रहा है कि फिर से जो डिबेट बहस शुरू हो गई है कि हमारे जो बहुपक्षीय मुद्दे हैं, जो बहुपक्षीय समझौते हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनको और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। इन दिस कंटेस्ट, इन सब मुद्दों में या इन सब बातों पे कंटेस्ट द चैलेंज बिफोर इंडिया, जो इंडिया के सामने जो चुनौती है, इन सब मुद्दों में जो इंडिया के सामने कैसे चुनौती है, आर मेनी, बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या कहना है, इन सब मुद्दों में भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीलेटरल डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुपक्षीय डिसीजन, निर्णय लेने वाली संस्थान है, वेयर द काउंटर्स ऑफ द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स आर ऑफन ड्रॉन। काउंटर्स दैट मीन्स जहाँ पे रूपरेखा दिखाई देना कि कैसे क्या स्ट्रक्चर्स है, तो काउंटर्स उसे क्या बोलते हैं, रूपरेखा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ कहाँ पे हमारी सिक्योरिटी काउंसिल पे जो एक तरीके से बहुपक्षीय संस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संस्था है, वहाँ पर अब ऐसी रूपरेखा या इसकी विचारधारा भी कह दें कि अब ये सब विचारधारा दिखने लगी। किस चीज़ की विचारधारा, ग्लोबल पॉलिटिक्स आर ऑफन ड्रॉन। ऑफन मतलब होता है जो चीज़ फ्रिक्वेंटली देखी जाए, ड्रॉन मतलब यहाँ पे अट्रैक्ट करना, आकर्षित कर रहा है। तो जो जहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल पे जो वैश्विक राजनीति की जो रूपरेखा, वो उसको ऑफ एंड रेगुलरली या ऑफ एंड ड्रॉन, दैट मीन्स रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, बार बार उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल को। जो हमारी वैश्विक जो राजनीति का है, भू राजनीति है, वो अपने वैश्विक तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया शुड अवॉइड, भारत को ये सबसे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए द टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब होता है जब हम किसी एक पार्टिकुलर कंट्री की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हों, उसे क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन। या हम एक तरीके से बात करें कि प्रलोभन देना, प्रलोभन को देखकर अगर हम किसी कंट्री की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो क्या, टेम्पटेशन कहलाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये जो टेम्पटेशन है वो उससे बचना चाहिए। अब द टेकिंग साइड्स ऑफ एट टाइम, इस समय हमें किसी भी देश की ओर ज़्यादा नहीं झुकना है। व्हेन, जबकि द सिक्योरिटी काउंसिल इज गेटिंग मोर एंड मोर पोलराइज, जबकि इस समय जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है वो बहुत ही ज़्यादा पोलराइज यानी ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण का मतलब, पोलराइज यानी ध्रुवीकरण का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर विचारधारा पे काफ़ी ज़्यादा झुक जाना, या किसी एक कंट्री की ओर काफ़ी ज़्यादा झुक जाना, उसकी विचारधारा के साथ चलते हुए चले जाना। टू सर्व इट्स इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो वो चाह रहे हैं, उसी पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है मुद्दा बना रहा है, यानी उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के चाहने वाले विषयों पे उनका मुद्दा बना रहा है। मल्टीलेटरिज्म, क्या वैश्विक या बहुपक्षीय मुद्दा बना रहा है, एंड रिफॉर्म्स, उन्हीं में सुधार करना चाह रहा है। कि एक तरीके से क्या, जो केवल कुछ देशों के अकॉर्डिंग जो वो चाह रहे हैं उन्हीं पे कुछ मुद्दे बन रहे हैं और उन्हीं को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया शुड अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड पोजीशन, भारत ने जो यह पोजीशन पाई है वो अपनी वैल्यू के आधार पर पाई है। दैट आर नॉट ट्रांजेक्शनल, जिसको खरीदा नहीं गया है। दैट मीन्स जो सीट मिली है ये खरीदने से नहीं मिली है, उसकी वैल्यू के आधार पर ये सीट मिली है। एस्पायर फॉर द लीडरशिप, एस्पायर, जो इसकी आकांक्षाएं हैं, जो इसकी महत्वाकांक्षाएं हैं नेतृत्व करने की, ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो अस्थायी सदस्यों को, जो अस्थायी सदस्य हैं उनको जो नेतृत्व करने की, इसके अंदर जो एक नेतृत्व करने की जो क्षमताएं हैं वही उसकी वैल्यू बनाई है। और उसी वैल्यू के आधार पर वो कहाँ पे पहुँचा, यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल पहुँचा। ऑफ द काउंसिल एंड बी द वॉइस ऑफ द वीकर, और ये कमज़ोरों के, जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनकी क्या आवाज़ बनेगी। आवाज़ मतलब उनकी जो बातों को सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएगी। इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन ऑफ द व्यू, जो भारत है वो एक लंबे समय से जो देख रहा है दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी। भारत एक जो लंबे समय से देख रहा है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा है, वो वास्तविकता में जो 21st सेंचुरी के जो हमारे चाहिए उस पे गंभीरता से नहीं सोच रहा है। मतलब कि जो जिस आधार पे, जिस मूलभूत से सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी, वो सारे 21st सेंचुरी को रिफ्लेक्ट या उस पे ज़्यादा विचार नहीं कर रहा है। वास्तविकता यही है कि उन सब 21st सेंचुरी की जो शताब्दी के वास्तविकताओं पर ज़्यादा अध्ययन नहीं कर रहा है, ज़्यादा उस पर प्रभावी नहीं है, उन पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं कर रहा है। ओके गाइस, तो ये आज का हमारा क्या था एडिटोरियल। ये एडिटोरियल कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, एंड आई होप हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारे आपको समझ में आएगा। इसके साथ अगर आपको कुछ और ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे सर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें हमें और इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, जिससे हम अगले जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे या जो भी हमारे आने वाले वीडियोज़ होंगे उनमें हम इम्प्रूवमेंट करने का और प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को और बेटर से बेटर कंटेंट मिल जाए। तो चलिए गाइस, अब आज के जो मीनिंग है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले डिप्लोमेटिक, दैट मीन्स कूटनीतिक तरीके से डील विद पीपल इन अ सेंसिटिव एंड टैक्टफुल वे। टैक्टफुल वे से हम किसी की बात करें। रिफ्लेक्ट, दैट मीन्स चिंतन करना। थिंक डीपली, काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को हम सोच रहे हैं। केयरफुली, ध्यानपूर्वक। थ्रो बैक, अच्छा रिफ्लेक्ट मतलब एक तो किसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा चिंतन करना, मंथन करना, सोचना, लेकिन इसके बाद एक थ्रो बैक, वापस भी होता है। जैसे रिफ्लेक्ट करना, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बॉल रिफ्लेक्ट करना, तो मतलब वापस आना, वो भी रिफ्लेक्ट का ही मतलब होता है। लेकिन इस एडिटोरियल में जो भी लास्ट में ही रिफ्लेक्ट आया था, दैट मीन जो यूएन काउंसिल है वो 21st सेंचुरी की जो रियलिटी है उसके में कोई भी चिंता नहीं कर रही है। जो एक लंबे समय से क्या भारत देख रहा था कि जो यूएन काउंसिल है वो 21st सेंचुरी की जो रियलिटी पे कोई भी गहन या चिंतन नहीं कर रहा है। इन कंटेस्ट, द कंसीडर टुगेदर विथ द सराउंडिंग वर्ड्स आर सरकमटेंसेज। अब इन कंटेस्ट आपके इसमें आया था, आउट कंटेस्ट भी एक होती है, ये भी फ्रेजल वर्ब है। आउट कंटेस्ट विदाउट सराउंडिंग वर्ड्स आर सरकमटेंसेज, यानी कि जो अंडर समझने में आसान ना हो। आउट ऑफ कंटेस्ट समझने में जो आसान ना हो। इन कंटेस्ट जो इजीली समझाया जा सके, समझा जा सके। इन कंटेस्ट, आउट कंटेस्ट का सिंपल से मतलब जो इजीली समझा जा सके। इन कंटेस्ट जो इजीली ना समझा जाए, आउट कंटेस्ट। कंट्योर, कंट्योर होता है दैट मीन्स किसी को रूपरेखा बनाना, तो एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप। टेम्पटेशन, दैट मीन्स प्रलोभन देना किसी को। द डिजायर टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की जो क्षमता हो उसको क्या प्रलोभन दे रहे हैं। अ थिंग दैट अट्रैक्ट्स आर टेम्प्ट समवन, किसी देश को किसी पर्सन या किसी देश को किसी चीज़ को देकर हम उसको क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट अपनी ओर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, टेम्पटेशन कहलाता है। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जितना आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं उतना ही हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए और बेटर से बेटर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। Sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small,